नमस्ते। मैं हूं नवीन चौधरी और हम लोग जो पिछले कई दिनों से एक सीरीज चला रहे हैं कि कैसे हमारे दोस्तों ने कोरोना को जीता। आज इस सीरीज में मेरे साथ है विक्की मंडल जी। अभी तक जो हमने चर्चा की है और आज की चर्चा में थोड़ा सा फर्क है। अभी तक हमने जिन लोगों से बात की वो कोरोना पीड़ित थे, लेकिन विक्की जमीन पे रह के कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन के माध्यम से काफी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है अपने ग्रामीण इलाकों में। आप लोगों को याद होगा शुरुआती दौर में जब हम बात किया करते थे तो गांव में अक्सर कहा जाता था कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। और मैं जिस जगह से आता हूँ, जिस राज्य से आता हूँ, बिहार, वहां पे भी यही स्थिति थी। शुरुआत में तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वहां पे लोगों को ये समझाना और ये किस तरह से कोरोना से उनको बचना है, कोरोना क्या है, इसके लिए विकी ने काफी काम किया। विकी जो है एकदम मेरे गांव के पास ही के हैं और सरसोपाही से हैं, जिस जगह को लोग जानते हैं अयाची मिश्र की वजह से। विकी अपने दोस्तों के साथ एक संस्था चलाते हैं, इसके संस्थापक हैं, जिसका नाम है अयाची नगर युवा संगठन। और भी बहुत सारी चीजें हैं विकी के बारे में। इन्होंने ग्राउंड पे काफी काम किया है और इनको जो है नेशनल कोरोना वॉरियर अवार्ड भी मिला, जो कि बिहार से सिर्फ 9 लोगों को मिला था। तो ये तो एक तो विकी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इतना बेहतरीन काम किया और उसका रिकॉग्निशन भी हुआ है। जब थैंक मैंने यू सर। इंट्रोडक्शन दिया है, मैं चाहता हूँ तो अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें अपनी तरफ से तो वो जोड़ें, फिर मैं आपसे बाकी सवाल करूँ। नहीं, ठीक है सर, आप जितना इंट्रोडक्शन दिए हैं ठीक है। ठीक है। तो विकी जो है एक और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। जो मुझे अच्छी चीज लगी, समाज सेवा के साथ साथ जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी जाने वाले। मुझे लगता है कि एक शिक्षक जिस तरह समाज को बदल सकता है, विकी बीएड कर रहे हैं, तो भविष्य में हम इनको एक शिक्षक के रूप में भी देखेंगे। तो विकी फिर हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ गांव में जब लास्ट ईयर से, आप पिछले साल से ही काम कर रहे हैं, जब कोरोना आया था, तो शुरुआती दौर में जो मैं उस समय नोएडा में था, जो मैं सुनने में आ रहा था कि लोग तो कोरोना को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उनका मानना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या वाकई ऐसी ही स्थिति थी या स्थिति कुछ अलग थी? जी सर, वास्तव में स्थिति यही थी कि स्टार्टिंग पीरियड में जो कोरोना का जब स्टार्टिंग पीरियड था, तो वो ग्रामीण स्तर पे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, कौन किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इससे हमको क्या समस्या हो सकता है, हमारे परिवार को क्या समस्या हो सकता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल लोगों में इस तरह की जानकारी नहीं। हम्म। तो उस स्थिति में हम लोगों ने डोर टू डोर किल था, तो हम लोग ने साउंड सिस्टम के माध्यम से लगभग 20 से 25 गाँव में घूमा था, गाँव अवेयरनेस के लिए। लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे, लोग बाहर से आ रहे थे, दिल्ली, मुंबई से आ रहे थे और बिल्कुल घर में चले जा रहे थे। उनको पता नहीं था कि हाँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम तो संक्रमित होंगे ही, उसके साथ मेरे फैमिली भी पूरे संक्रमित हो जाएँगे और एक मेरे गलती के चक्कर में पूरे फैमिली भी जो है, तो में इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी ग्रामीण स्तर पे। हम्म। तो उस स्थिति में और पहले क्या होता था, गाँव में क्या होता था, लोग आते थे सीधे घर में चले जाते थे। बिल्कुल ही मतलब जाँच करवाने के लिए तैयार नहीं थे। लोग डरे हुए थे, उनको ये नहीं समझ रहे थे कि वहाँ क्वारंटाइन सेंटर जाना है, आइसोलेट होना है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल लोगों को मतलब पता नहीं था, पहली बार था। तो हम लोगों ने साउंड सिस्टम के माध्यम से एक जागरूकता अभियान निकाला था। और इस जागरूकता अभियान से हम लोगों ने लोगों को समझाया कि कोरोना किस तरह का डिजीज़ है, इसमें हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को अपनाना है, किस चीज़ से दूर रहना है। इन सारी समस्याओं को और समाधान के बारे में हम लोगों ने उस साउंड सिस्टम के माध्यम से पूरे गाँव में घुमा था। तो पहली बार हम लोगों ने साउंड सिस्टम के माध्यम से घूमने के बाद फिर हम लोग सेकंड स्टेप में डोर टू डोर कैंपेनिंग किए। हम सारे अपने टीम को लेके डोर टू डोर कैंपेनिंग किए और कुछ पर्चाएँ छपवाई और उस पर्चाएँ के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस किया कि आप अगर कहीं भी बाहर से आते हैं, तो आप डायरेक्ट उनको अपने परिजन को घर में ना घुसने दें। उनको आप पहले क्वारंटाइन सेंटर भेजें, वहाँ पे जाँच करवाएँ, उनको जो 8 से 10 दिन की गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन 14 दिन की है, वहाँ पे उनको बोलिए बिताने के लिए, फिर घर आएँ। तो स्टार्टिंग में लोग इन सब चीज़ों को नहीं माने। फिर हम लोगों ने जब ये 2 तरह का जो अवेयरनेस कैंपेनिंग किया, तो लोग कुछ जागरूक हुए, उसके बाद समझने के लिए तैयार हुए और फिर जब लोग बात को समझे, तो खुद जो है वो आते थे तो बिल्कुल क्वारंटाइन सेंटर में ही जाते थे, घर ना जाके क्वारंटाइन सेंटर में ही जाते थे। स्टार्टिंग में मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि मेरे गाँव में क्वारंटाइन सेंटर नहीं था।
हमारे गांव से दूर 15 किलोमीटर दूर 15 पंडोल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। तो लोग उससे भी कतराते थे कि हम गांव से दूर 15 किलोमीटर दूर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाएंगे, वहाँ समस्याएं होगी, खाने की समस्या होगी, बहुत तरह समस्याएं को सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में हम अपने गांव के मुखिया जो राम बहादुर चौधरी हैं, हम लोगों ने उनसे बात किया कि सर क्यों ना हम लोग एक वीडियो से या सीओ से बात करके, और हमारे यहाँ तो हाई स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए और जो भी हमारे ये गाँव से 10-20 गाँव कनेक्ट हैं, वहाँ के लोगों को रहने खाने की व्यवस्था ऐसे क्वारंटाइन सेंटर यहीं बना दिया जाए, ताकि लोग में जो डर है कि हम बाहर जाएँगे तो समस्या का सामना जो करना पड़ेगा, तो वो दूर हो जाएगा। तो हम लोग के मुखिया जी काफ़ी कोऑपरेटिव थे और उस समय कोरोना के समय में भी काफ़ी कोऑपरेट किए थे। उन्होंने तुरंत बिना हिचकिचाहट के तुरंत वीडियो से मिले, हम लोग भी साथ गए। जब जगह का जायज़ा लिया तो उनको भी सफिशिएंट लगा कि हाँ, काफ़ी है यहाँ पे, हर चीज़ का लैट्रिन, बाथरूम, कल हर चीज़ रहने का सब कुछ व्यवस्था है। लेके दोनों को क्वारंटाइन की यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो फिर कॉलेज कॉलेज को भी क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया, सैयद सापाही कॉलेज को। तो फिर एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि लोग में बिल्कुल डर नहीं रहा, और जब भी बाहर से आते थे, हमको एक कॉल घुमाते थे कि भैया हम आ रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है या हाई स्कूल पे जाना है या संस्कृत महाविद्यालय पे जाना है, कहाँ जाना है? तो सीधे हम लोग से बात करते थे, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर में रहते थे, वो लाइव करके बताते कि हमको खाने की व्यवस्था बढ़िया है, हम लोग को रहने की व्यवस्था, यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत है। तो बाहर के लोग भी जानने लगे कि अब हम परिवार से ना मिल के सीधे हम क्वारंटाइन सेंटर में ही जाएँ और परिवार को भी बचाएँ, अपने समाज को भी बचाएँ और खुद को भी बचाएँ। फर्स्ट स्टेप में मेरा हम लोग का ये रहा, जो अवेयरनेस सीधे क्वारंटाइन सेंटर बहुत बढ़िया जी। बीच में में गए, ना कि समाज के साथ घुले मिले। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग जब ये गांव में जा रहे थे, क्योंकि अब ये तो बीमारी के अंदर कहीं न कहीं दूरी बनाए रखना और ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन गांव के लोग उस बात को समझ नहीं रहे, तो इसके लिए कहीं न कहीं आपको ग्राउंड पे उतरना था, आप उतरे। और जब आप डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की भी था। तो उस सिचुएशन में आपने कैसे इंश्योर किया कि आपकी टीम भी सेफ रहे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनका सेफ रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी, जी। तो सर इस सिचुएशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, किसी फैमिली के पास जाते थे, तो फैमिली हम लोग उनके घर जाते, डिस्टेंस था उसको बना के पहले हम लोग खुद फुलफिल जो भी होता था, हम लोग को सेफ्टी के तौर पे मास्क और फेस शील्ड जितना भी होता था, सारा कुछ अपना सेफ्टी सिक्योरिटी लगा के जाते थे, और फिर उनको पर्चे के माध्यम से उनको समझाते थे। अच्छा, ये काम चूंकि देखिए मूल रूप से देखा जाती है ऐसी बीमारी है जिसमें कि समाज और सरकार दोनों को साथ में आना है, और मोटा मोटा ये माना जाता है कि समाज के लोगों ने ज्यादा काम किया, सरकार की तरफ से कम हुआ। तो आप जब ये सब काम कर रहे थे ग्राउंड पे, तो उसमें सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट कैसा रहा? एक तो आपने बताया कि आपके वीडियो और मुखिया जी के कहने से क्वारंटाइन सेंटर बना, पर उसके अलावा जो है बाकी चीजों की व्यवस्था करने में आपको समर्थन मिला कुछ सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से? सर स्टार्टिंग में जो सर जो स्टेम था, उसमें ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं होता था। किसी को अगर कोरोना हो भी जाता था, तो रिकवरी आसानी से 14-15 दिनों के गाँव के लोगों में कुछ ऐसा समस्या आया नहीं कि ज़्यादा मुझे हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ सहायता लेना पड़ा। तो ब्लॉक लेवल पे हम लोग को जो भी सहायता लेना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वहाँ के मुझे बीडीओ, स्थानीय मुखिया राम बहादुर चौधरी और थाना अध्यक्ष अनुज कुमार, इन तीनों का काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी इस बार तो जो सेकेंड डे आया है उसमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत जगह हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन वगैरह कमी आ रही है। तो आप अभी अपने एरिया में किस तरह सारी समस्या को देख रहे हैं? स्थिति ऐसी ही है या कुछ अलग है? सर देश की स्थिति तो वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे अब क्या कहा जाए, ईश्वरीय कृपा है मुझे नहीं पता, लेकिन गाँव में इतने शादी-विवाह, मुंडन होने के बावजूद भी गाँव अभी भी बचा हुआ है। गाँव में अभी भी किसी तरह का उस तरह का सिचुएशन पैदा नहीं हुआ है।
अभी भी हमारे 2 कोविड सेंटर हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत, एक रामपट्टी कोविड सेंटर और एक झंझारपुर कोविड सेंटर। पूरे जी। जिला में ये 2 कोविड सेंटर सर ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इनका, बहुत हाँ, अच्छे तरीके से जो भी कोविड पेशेंट जा रहे हैं, रिकवर होके आ रहे हैं। और उम्मीद से ज़्यादा पेशेंट अभी तक नहीं हुआ है कि उनको कहीं बाहर रहना पड़े या फिर हाँ। गेट पे रहना पड़े। तो अभी सफिशिएंट, अभी हम लोग सेफ हैं गाँव में। अभी मतलब ऐसा कोई जैसे कमी आ रही है ऑक्सीजन की, कहीं पे बेड नहीं मिल रहा, वो सब दिक्कतें अभी नहीं आई हैं अपने को? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सर नहीं है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का केस मेरे पास आ रहा है सर। हाँ, जैसे कि हाँ। एक हम कोविड हेल्पलाइन बिहार करके ग्रुप बनाए हैं, जिसमें जी। बिहार के लगभग 20 सोशल एक्टिविस्ट, एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट को हम लोग उसमें हमने ज्वाइन किया है। तो हम्म। देख रहे हैं कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है, पटना का तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन हाँ, नाम बिहार के नाम से ग्रुप है, लेकिन बिहार के नहीं पूरे भारत में जहाँ भी केसेज़ आ रहे हैं उस ग्रुप में, हम लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक दिल्ली का केस आया हुआ था, जिसमें उनको 2 यूनिट प्लाज़्मा की ज़रूरत थी। हम लोग के ग्रुप में ऐसा रिक्वायरमेंट आया था। तो हम लोगों ने एक पंजाब के हैं, हम मेरे जान-पहचान के थे। एक हम ये इवेंट में गए हुए थे, तो वहीं से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला हुआ था। तो फिर हम लोगों ने दिल्ली में उनको उस माध्यम से उनको प्लाज़्मा अरेंज करवाया। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे उम, हरियाणा में एक केस था, वहाँ भी जो है प्लाज़्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वहाँ हम लोग अपने स्तर से, तो मतलब देश में कहीं भी कोई समस्या आ रही है, तो उसको कोविड हेल्पलाइन बिहार के ग्रुप के माध्यम से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और अगर कहीं पे ऐसा भी सिचुएशन आ रहा है कि बाहर निकलना होता है, क्योंकि कल ही जैसे एक केस ऐसा आ गया था दरभंगा में कि एक महिला थी, जिनका ऑपरेशन मधेपुर में हुआ था, और ऑपरेशन में किसी कमी के कारण पेशेंट आशा देवी है, उनका पेट फूलना शुरू हो गया। तो फिर उनको दरभंगा लाया गया। दरभंगा में फिर जाँच के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन फिर से होना है और उसमें 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। 1 यूनिट ब्लड उनके जो पेशेंट थे उनके भाई ने उनको प्रोवाइड कर दिया। बाकी 2 यूनिट ब्लड उनको कहीं भी नहीं मिला। 2 दिन घूमने के बाद जब मेरा नंबर कहीं से मिला, मेरे टीम का नंबर कहीं से मिला, तो मुझे कॉल आता है। तो फिर डॉक्टर ने भी बता दिया था कि 8 घंटे के अंदर अगर ब्लड अरेंज नहीं हो पाएगा तो शायद हम नहीं बचा पाएँगे, क्योंकि पेट का स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस स्थिति में कहीं भी अगर हम 1 यूनिट ब्लड जैसे हम लोग अपना टीम चला रहे हैं, तो हम लोग मुख्य 4 चीज़ों पे काम करते हैं, एजुकेशन, प्लांटेशन, अवेयरनेस और ब्लड। तो ब्लड ब्लड बैंक का जो टर्म कंडीशन होता है कि 1 यूनिट ब्लड अगर हम फ़ोन भी कर देंगे, तो वहाँ से वो अरेंज करके दे देंगे अगर मरीज़ के अटेंडेंट पहुँचते हैं। लेकिन 2 यूनिट अगर आवश्यकता होती है, तो वहाँ खुद जाना होता है। तो इस केस में कल ही हम दरभंगा गए थे और 2 यूनिट ब्लड जो है वहाँ पे अरेंज करवा के उन उनके परिजन को दिए। और आज मैसेज आया कि वो ठीक हैं अब, अच्छे हैं, काफ़ी ठीक हैं। तो सिचुएशन अगर ऐसा आ रहा है, तो हम लोग बाहर भी निकल रहे हैं सेफ्टी का ख्याल रखते हुए और लोगों का मदद कर रहे हैं। ये सब काम करते टाइम जब आप ग्राउंड पे, आपने इतना पिछले 1 साल से लगभग आप लोग लगातार लगे हुए हैं इस कोरोना करके, तो ये चैलेंजेस कुछ बहुत अलग किस्म के कुछ चैलेंजेस आए आपको, समस्याएं आई हो? समस्या सर अभी इस बार जो अभी काम करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो है सर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 2-3 केस ऐसा भी हम लोग के पास आया कि हम लोग ऑक्सीजन अरेंज नहीं करवा पाए और पेशेंट जो है नहीं बच पाया, ऐसा सिचुएशन आया। उस स्थिति में हम लोग कहीं मतलब गवर्नमेंट कहीं न कहीं पूर्ण रूप से यहाँ पे फेल्योर है ऑक्सीजन को लेके। तो ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन को लेके बहुत बड़ा समस्या है अभी भी। तो क्योंकि अभी बहुत जो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं भी, वो जाते हैं, उनके पास बेड भी खाली है, तो ये सीधे तौर पे बोलते हैं कि आप ऑक्सीजन लेके आइए, हम आपको भर्ती कर लेंगे। ये स्थिति इनफैक्ट गुड़गांव में भी एक मेरे क्लासमेट के साथ हुआ था कि हॉस्पिटल बेड तो मिल गया, लेकिन वो जो स्थिति थी उनका था कि कम से कम 5-6 दिन के लिए ऑक्सीजन आपके पास होना चाहिए, और 5-6 दिन के लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना अपने आप में मुश्किल काम था। तो अभी जी, जी। तो मैं ये और थोड़ा जानना चाहूंगा कि देखिए ये स्थिति लगभग सभी जगह है, और जो अब एक नया विषय हम सब लोग मिलकर काम तो कर ही रहे हैं कि किसी तरह से मदद करने के लिए, आपका संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे आप कहीं इस तरह की चीज देखते हैं? क्योंकि एक एस्पेक्ट हमारी तरफ से था कि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट सरकार की तरफ से है कि जो इस स्थिति में सरकार को करना चाहिए था, और इसमें किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, ये
पूरे देश की हर सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब इसमें फेल हुए हैं कि हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए कि स्थिति कितनी विकट हो सकती है, उसके लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि चलो जो बीत गया वो बीत गया, क्या हम आगे के लिए तैयार हो सकते हैं? तो क्या आपका संगठन ऐसी कोई तैयारी कर रहा है कि किसी तरह से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को आप भविष्य के लिए इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए, हॉस्पिटल के बेड हो, हॉस्पिटल में सुविधाएं हो, ऑक्सीजन प्लांट्स लगे राज्य के अंदर, क्या इनके लिए कुछ आपका विचार है काम करने का? जी, बिल्कुल सर। जब ऑक्सीजन प्लांटेशन की बात है, तो सबसे पहले मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन का एक प्लांट निश्चित रूप से होना चाहिए। और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी ज़रूरत हो गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, जिससे लोगों का जान बच सके। अभी सबसे बड़ी ये हो गया है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिले, कैसे मिले? तो अभी हम लोग इस पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं बात हुआ है हम लोग की टीम के साथ। अभी तो दिन भर में लगभग 30-40 केसेस आते हैं हम लोग के ग्रुप में, तो रात को 11-12 कभी 1 भी बज जाता है हम लोग को केस सॉल्व जी करने में। तो अभी ऐसा कुछ हम लोग का प्लान जी, नहीं नहीं हुआ है। अभी तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग जो कहीं के सोशली एक्टिव हैं, हमें एक बार जरा इन चीजों से निपटे तो सरकार के ऊपर हम सबको, अपने अपने राज्यों की सरकार के ऊपर हम सबको कहीं कहीं दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह की जी, जी। मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम तो अवश्य हो। अच्छा, इस तरह का भी कुछ वहां पे आपको दिक्कतें दिखी? जैसे दिल्ली वगैरह में तो ये होने लगा कि भाई मांग बढ़ने लगी तो लोग अंधा पैसा मांगने लगे, ऑक्सीजन सिलेंडर हो चाहे इंजेक्शन हो। तो क्या वैसी ही स्थिति अभी अपने उधर भी है या अभी ठीक है स्थिति? सर एक यूपी वाले ग्रुप में भी हमको जोड़ा गया है कहीं न कहीं से। जी। तो वहाँ पे तो हम लगातार देख रहे हैं उस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है यूपी में। बिहार में सर अभी तक कोई जिला अभी तक हमको नज़र में नहीं आया इस तरह का धांधली वाले में। अभी तक कहीं ना एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं खुलासा हुआ है और ना ही हम जी, लोग को अभी तक मिलने को देखने को मिला है। चलिए ये एक अच्छी चीज है जानने को कि कम से कम जिनको जरूरत है उनको, ठीक है कमी है लेकिन जो है वो सही दाम पे मिल रहा है। विकी भाई, आखिरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, आपने ग्राउंड पे इतना काम किया है, आपने इतने सारे केसेस को देखे हैं, आप जो लोग ये वीडियो देखेंगे, ये वीडियो हम थोड़ा बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? और सबसे पहली है कि अभी आम जनता को जो भी हम अभी एक बार पहले मिथिलांचल वासियों से आग्रह करूँगा कि अभी जो भी आपके घर में इवेंट है, शादी, विवाह, उपनयन, मुंडन, ये लास्ट आखिरी साल नहीं है, अगले साल भी हो सकता है। अभी का जो स्ट्रेन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप उनको ड्रॉप कर लीजिए, इस साल रोक लीजिए, आप बिल्कुल बंद कर लीजिए। अगले साल हम लोग फिर अच्छा से समय अच्छा होगा तो अच्छी तरीका से उस इवेंट को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मिथिलांचल वासियों से बार-बार निवेदन करूँगा और दूसरा गवर्नमेंट ने एक जारी कर रखा है कि 50 लोग अरेंज करके आप किसी भी तरह को इवेंट को आप मतलब मना सकते हैं। तो आम लोग जिनके पास भी आमंत्रण पहुँच रहा है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आप नहीं भी जाएँगे तो शादी होगा, मुंडन होगा, आप अवॉइड कीजिए, आपका जाना ज़रूरी नहीं है। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को अवॉइड करिए, कम से कम भीड़ लगाइए, ना के बराबर भीड़ लगाइए। अभी हम लोग गाँव बचा हुआ है, गाँव को बचे रहने दीजिए और बस यही हम रिक्वेस्ट करूँगा गाँव के लोगों से। ये आपने क्योंकि हम बहुत गाँव में सही। ज़्यादा काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं और गाँव में ज़्यादा गाँव घूम-घूम के काम करते हैं। ना हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ना हम स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं गाँव में, 20-25 गाँव जो हमारे पंडोल ब्लॉक के 3-4 पंचायत हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो हम अपने गाँव के लोगों से जितने जो मेरा वर्किंग क्षेत्र है, उसको मैं सभी से अपील करूँगा कि जो भी इवेंट है, इस बार आप बिल्कुल ड्रॉप कर लीजिए। उसको हम अच्छी तरीक़ा से अगले साल मनाएँगे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उस समय मुझे नहीं लगता, मैं खुद मेरे चचेरे भाई की शादी थी, लखनऊ में हो रही थी और पूरी तरह से मैं तैयार था जाने के लिए। लेकिन जब स्थिति बिगड़ती गई तो चाचा जी से माफ़ी माँगी नहीं गए। तो परिवार में हो रहा है, मतलब उस समय शादी हो रही थी। करना आवश्यक था क्योंकि ये सारा स्ट्रेन अचानक उस 4-5 दिन पहले ही घटना शुरू हुआ था, तो शादी तो हुई। लेकिन हमारे परिवार के बहुत लोग नहीं पहुँचे और उसका कारण यही था कि हम लोगों को लगा कि भई ये रिस्क नहीं लेना। जबकि तब तक तो सरकार की तरफ से ये 50 वाला आया नहीं था, ये अप्रैल की शुरुआती दिनों की बात है। तो ये विकी बहुत ठीक बात कह रहे हैं कि हमारे गाँव अभी तक बचे हुए हैं। पिछले साल जब ये कोरोना फैला था, काफ़ी हद तक हम लोग सुरक्षित रहे क्योंकि हमारे गाँव में स्थिति ठीक थी। गाँव के अंदर जो हमारी ये वास्तविकता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे गाँव में अभी भी
स्वास्थ्य सुविधाएं उस हिसाब से नहीं पहुंची हैं, और अगर स्थिति बिगड़ी तो ये स्थिति बहुत ज्यादा कठिन होगी। गांव से ही रास्ता दिखाने का समय है शहरों को। अगर कोई शहर से आ रहा है तो उनको क्वारंटाइन करें, अगर आपके साथ कोई फंक्शन है आप उसको आगे फॉरवर्ड करें, और जितना हो सके कोरोना से बचें। और विकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। साथ ही मैं लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मधुबनी दरभंगा जिले में हैं, आपको मदद की जरूरत है, तो विकी और उनका जो संगठन है दोनों पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई सब कुछ ही कर सकता है, लेकिन जितना उनके हाथ में है उतना वो कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि यदि आप मदद करना चाहते हैं तो आप भी विकी की टीम के साथ जुड़े, ताकि उनको जो है हाथ उनके बढ़े, वो उनकी भी एक पहुंच बढ़े, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वो मदद पहुंचा सके। क्योंकि विकी और उनके जो साथी लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग 15, 20, 50 लोगों के अंदर ये काम नहीं हो सकता। अगर हमें समाज के लिए काम करना है तो एक बड़ी संख्या चाहिए। तो इसके लिए भी आप विकी से जुड़ सकते हैं। विकी, आपसे जुड़ने के लिए कोई तरीका है? किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट करें? सर फेसबुक पेज है अयाची नगर युवा संगठन के माध्यम से, वहाँ भी मुझे वो मैसेज इनबॉक्स कर सकते हैं। और मेरा अपना पर्सनल आईडी भी है विक्की मंडल के नाम से, तो वहाँ से भी लोग जुड़ सकते हैं, और दोनों तरीका है। और सर एक और मैं लास्ट मैसेज अपने गांव के लोगों को देना चाहूंगा कि अभी जो हम देख रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा जरूरत चीज है, आपको अगर कोरोना से बचना है तो 2 चीज कर लीजिए। सबसे पहला चीज है कि आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, जो भी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है। 4+ वालों के लिए, तो जो भी छूटे हैं तब आके जो है, आपको कहीं जाना नहीं है। हम गांव में और गांव में ही कैंप लगवा रहे हैं 2-3 दिन से। तो जो भी लोग छूटे हुए हैं, आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, और इस बार मास्क को अपना परिधान समझिए, बिल्कुल मास्क लगाना मत छोड़िए। ये 2 चीज गांठ बांध लीजिए कि वैक्सीनेशन करवाना है और मास्क लगाना है। सब कुछ ठीक रहेगा, समय अच्छा होगा ही 100%। ये जिसका सूर्योदय हुआ है उसका अस्त होना तय है। हम लोग फिर से उसी समय में लौटेंगे, ये निश्चित है। तो गमछा भूल जाए तो भूल जाए, मास्क नहीं भूलें, ये हमें ध्यान रखना है। और टीके की बात आपने विकी बहुत सही कही है, क्योंकि मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो कि टीके के बाद भी कोरोना से इन्फेक्शन हुआ, लेकिन उनका बचाव हो गया, क्योंकि वो टीके से जो जितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता था वो नेगेटिव असर नहीं हुआ उनके ऊपर, वो टीके से वो बचा हुआ है। इसलिए किसी ऐसी बातों में ना आए कि टीके से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टीका लगवाइए और मास्क पहनिए। धन्यवाद विकी, और मैं बहुत साधुवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, और आप इस तरह के काम को करते रहिए। आप जैसे लोगों की समाज को और ज्यादा जरूरत है, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, आपका हाथ बटाएं। और फिर हम लोग फिर मौका मिलेगा, हम लोग फिर बात करेंगे कभी किसी और विषय पे, और फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।